अच्छा, तो अब जो है ना वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म जो है ना उसके मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ, जो आपने उसको इम्बाइब कर लेना है। ठीक है, मेमोराइज कर लेना उसको माइंड में, और फिर जो है हम आगे अपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे मूव करेंगे। अच्छा, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। अच्छा, अब इसमें दो पॉइंट जो है ना वो आपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये होगा कि ऐसे मैट्रिक्स को आप रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में बोलेंगे, पहली कंडीशन ये है कि उसको एचिलॉन फॉर्म में जरूर होना चाहिए। मतलब इट शुड बी जब मम्मा को आपका सूट लेके आए फिर नहाए हम मोती वाला सूट लेके आए ना। अच्छा, ये किसी स्टूडेंट का ना माइक ऑन है तो काइंडली देख लो। इन एचिलॉन फॉर्म इट शुड बी इन एचिलॉन फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन, जिसकी वजह से हम एचिलोन से रिड्यूस एचिलोन फॉर्म इसको एक्चुअल में कहते हैं। इफ द लीडिंग एंट्री आप जानते हैं कि हर रो की होती है लीडिंग एंट्री। इफ द लीडिंग एंट्री इज इन जेथ कॉलम, जेथ कॉलम, देन all entries all entries all entries all entries in jth column are zero except लीडिंग एंट्री। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट के स्पेलिंग मुझे भी पता है कि ये शायद गलत है। ये मतलब एक्सेप्ट इसके सिवा। ठीक है, तो ये स्पेलिंग देख लेना। लीडिंग एंट्री के लीडिंग एंट्री के अलावा जेथ कॉलम की सारी एंट्री जो है ना वो फिर जीरो होनी चाहिए, अगर जेथ कॉलम के अंदर है। इसी तरह अगर केथ कॉलम के अंदर है लीडिंग एंट्री, तो उस लीडिंग एंट्री के अलावा सारी एंट्री ऊपर और नीचे जीरो होनी चाहिए। इसी तरह अगर आयत कॉलम के अंदर है लीडिंग एंट्री, तो आयत कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना दूसरा पॉइंट है, और ये दो पॉइंट ही आपने जो है ना इसको मेमोराइज करना है।
रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल से आपको यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। इसकी मैं मतलब कि एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो ये है फर्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन मैं फिर इसको रेज करके तो मैं इसकी एग्जांपल बता देता हूँ जी। डन सर। अच्छा, अब ये जो अभी मैंने बात लिखी है ना, इसका मतलब भी आपने समझना है। तो देखें, आपके पास एग्जांपल में फॉर एग्जांपल एक ये मैट्रिक्स है, 2 0 1 0, 0 1 2 0, 0 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास एक और ये मैट्रिक्स है, 1 0 0 0, 0 3 0 0, 0 0 8 0 0 0 0 एंड 1 सपोज। अब देखें, आपके पास यहाँ पे देखें जी, पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 2 है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें, क्या ये एचिलॉन फॉर्म है? बिल्कुल है। ये देखें, यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो है, तो प्रोसीडिंग में नंबर ऑफ जीरो सक्सेसिव के नंबर ऑफ जीरो से कम है। इसी तरह फिर लास्ट वाली रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 1, तो इसमें भी बिफोर लीडिंग एंट्री कितने जीरो आ रहे हैं, ऊपर वाली रो से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, एचिलॉन फॉर्म तो है। ठीक है, तो फिर इसी तरह दूसरे एग्जांपल को देखें, तो उसमें ये देखें, ये लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री दूसरी रो की, ये लीडिंग एंट्री तीसरी रो की, ये लीडिंग एंट्री फोर्थ रो की। ठीक है, सॉरी। तो अब देखें, पहली रो में लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो दूसरी रो की लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो से क्या है, कम है। फिर इसी तरह दूसरी रो के लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो तीसरी रो की लीडिंग एंट्री के नंबर ऑफ जीरो से क्या है, कम है। ठीक है, इसी तरह तीसरी रो की नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो 2 हैं, और जो फोर्थ रो है उसके लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो 3 है, तो ऊपर वाले के नीचे वाले से कम है, तो ये भी एचिलॉन है। तो ये दोनों एचिलॉन फॉर्म है। ये पहला पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये कहता था कि लीडिंग एंट्री जिस कॉलम के अंदर होगी उस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारी टर्म ऊपर और नीचे जीरो होंगी। तो ये देखें, ये लीडिंग एंट्री है, ये किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में इस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारी टर्म्स क्या है, जीरो है। ठीक है, इसी तरह दूसरी रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो इस 1 के अलावा ये कौन सा कॉलम है, दूसरा, तो दूसरे कॉलम में सारी एंट्री क्या है, जीरो, लीडिंग एंट्री के अलावा। फिर आ जाए जी आपके पास तीसरी रो, तीसरी रो में लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो इसमें भी देख लें कि, और ये कॉलम कौन सा है, फोर्थ है, तो इस कॉलम में ये देख लें कि सारी की सारी एंट्री क्या है, जीरो है। ठीक है, सारी की सारी एंट्री क्या है, जीरो है, एक्सेप्ट लीडिंग एंट्री, कि लीडिंग एंट्री के अलावा सारे जीरो आ रहे हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में देखें, लीडिंग एंट्री पहली रो की क्या है, 1 है, तो बाकी एंट्री देख लें, पहले कॉलम में क्या है, जीरो। अब दूसरी रो की लीडिंग एंट्री 3 है, और वो किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में बाकी एंट्री सारी क्या है, जीरो है। फिर तीसरी रो की लीडिंग एंट्री 8 है, और वो किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में 8 के अलावा देख लें बाकी सारे क्या है, जीरो। इसी तरह
चौथी रो है उसकी लीडिंग एंट्री क्या है, वन है। तो वन किस कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में। तो फोर्थ कॉलम में वन के अलावा देख लें बाकी सारे क्या है, जीरो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एचुलॉन, रिड्यूस एचुलॉन फॉर्म। तो ये रिड्यूस एचुलॉन फॉर्म की एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गई है दोनों। और अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्रॉस क्वेश्चन है, इसमें कोई एम्बिग्विटी है, तो वो अभी मुझसे डिस्कस कर ले, पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आप ये फर्स्ट एग्जांपल वापस से बता सकते हैं? जी बता सकता हूँ। अब ये देखें, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। पहला पॉइंट ये था कि उसको एचिलॉन होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये था कि लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में होगी उस कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो देखें, हमने सबसे पहले इसको देखा एग्जांपल को, मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखें, ये लीडिंग एंट्री है, टोटल रो है थ्री, तो तीन लीडिंग एंट्री हो सकती है मैक्सिमम। फिर दूसरी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, वो ये है, तो ये लीडिंग एंट्री है। और थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में लीडिंग एंट्री ये वन है। तो अब देखें, फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं, लेकिन सेकंड रो में नंबर ऑफ जीरो फर्स्ट रो सेकंड रो में कितने हैं जी, वन है। और ये वन है, ऊपर जीरो है, तो लिहाजा ऊपर वाले कम है, नीचे वाले ज्यादा होने चाहिए। ये एचिलॉन का हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अब तीसरी रो है सॉरी अच्छा, तो अब अच्छा सॉरी, ये ना थोड़ा सा, अब मेरा ये गला भी खराब है, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज से, तो ये थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, तो जो तीसरी रो है आपके पास, उसके अंदर जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है, वन है। और उससे नंबर ऑफ जीरो पहले कितने हैं, तीन है, तो ऊपर वाले वन थे, नीचे क्या है, तीन है, तो ज्यादा है, तो लिहाजा ये क्या है, एचिलोन तो है। अब दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट को मैंने क्या लिखा था, अगर आप स्लाइड नंबर उसको वन को देखें, तो वहां पे पॉइंट नंबर टू जो है वो ये लिखा था कि आपके पास जो लीडिंग एंट्री जिस कॉलम के अंदर होगी ना, तो उस कॉलम के अंदर उस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी टर्म सारी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब पहली एग्जांपल में आपकी लीडिंग एंट्री है टोटल तीन, और वो तीन ही किसी कॉलम में होंगी। कोई भी लीडिंग एंट्री, दो लीडिंग एंट्री किसी एक कॉलम में नहीं आ सकती। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, और ये किस में मैं बता रहा हूँ, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में ऐसा मुमकिन नहीं है कि दो रो की लीडिंग एंट्री सेम कॉलम में आ रही हो। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अच्छा, तो ये तीन लीडिंग एंट्री हैं, तो तीन ही कॉलम में होंगी डिफरेंट। तो चलें जी, लेट्स सी, हम देखते हैं। पहली रो की जो लीडिंग एंट्री वो थी टू, और वो पहले कॉलम में है। तो चेक करें जरा, पहले कॉलम में टू के अलावा बाकी सारी टर्म क्या है, जीरो। अब चलते हैं दूसरी लीडिंग एंट्री पे। तो दूसरी लीडिंग एंट्री किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में इस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारी की सारी टर्म क्या है, जीरो। अब हमारी लास्ट लीडिंग एंट्री रहेगी इस मैट्रिक्स की, और वो किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम में। तो वो फोर्थ कॉलम में इस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्री क्या है, जीरो। तो ये थी सेकंड कंडीशन, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। तो लिहाजा ये क्या होगा, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। जी। ओके सर, थैंक यू, समझ आ गई। जी वेलकम। जी, किसी और स्टूडेंट का कोई इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन? जी, सबको बात समझ आ गई है, एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म? यस सर। यस सर। सर गुड, गुड। अच्छा,
अब हम बात करेंगे जी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है। और वो स्क्रीनशॉट सॉरी ले लिया था ना उसका। यस जी सर, सर। क्यों ले भाई? लिया होगा। गुड। अच्छा जी। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो होते हैं ना, वो बेसिकली थ्री होते हैं आपके पास ऑपरेशन। एलिमेंट्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, अब ये बेसिकली ना हम क्या करेंगे कि एक आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इस मैट्रिक्स का ना आप इनवर्स फाइंड करें। और इनवर्स फाइंड करें जी किस टेक्निक से? देखिए, टेक्निक्स आपकी ना लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारी होती हैं, और हम कुछ को जो है ना अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेक्निक होती है इनवर्स मेथड। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ मेथड। वो आप फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ा होगा, तो वो इस तरह की टेक्निक है कि जो आपकी मैट्रिक और एफएससी लेवल की है। ठीक है। जो हाई लेवल की है टेक्निक, जो या जो मच जनरल है, वो है रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और ये दोनों भी बेसिक आपको एफएससी में पढ़ाई गई हैं। लेकिन ये होता है कि वो एफएससी की जो ओल्ड बुक थी या ओल्ड कोर्स था, वो फर्स्ट ईयर की जो नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने ज़्यादा होते थे कि वहाँ पे ना फिर चॉइस भी होती थी। ठीक है, 50%। तो वो क्या करते थे कि वो उस चैप्टर को, मतलब ये चैप्टर होता था थर्ड, तो उसमें ना ये लास्ट एक्सरसाइज होती थी। तो वो बहुत ही वाइड रेंज है उस एक्सरसाइज की। तो उसको जस्ट जो है ना पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ किया करते थे, तो ये वाला टॉपिक करवाते ही नहीं थे मोस्टली। कोई रेयर हो सकता है, कोई अच्छा इदारा हो गया या कोई अच्छे स्टूडेंट हो गए जिनके मार्क्स कह लें कि अप टू द मार्क हाई लेवल के मैट्रिक में थे, तो वो उन बच्चों को करवा देते थे, अदरवाइज नहीं करवाते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एफएससी की बुक में ये मौजूद है मेथड। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एग्जांपल थोड़ी सी एक दो ही हैं बस। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम मैट्रिक्स की रो पे लगाते हैं ऑपरेशंस। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो है रो स्वैपिंग। रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। रो स्वैपिंग। ठीक है। इंटरचेंज वन रो विद अदर। ठीक है, एक रो को दूसरी रो के साथ हम चेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर आप ऐसा करेंगे तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, याद होगा मेरा ख्याल है आपको ये बात। डिटर्मिनेंट में अगर किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करे या किसी दो रो को इंटरचेंज करे, तो आपको वायर माइनस लगाना पड़ता है। जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार वायर माइनस आएगा। ये किस में होता था? डिटर्मिनेंट में। बट मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स के अंदर आप जितनी बार मर्जी रो को इंटरचेंज कर। ठीक है। तो उसके बाद फिर नंबर टू, नंबर टू ऑपरेशन है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मैट्रिक्स की किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई द रो विद नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, कि मैट्रिक्स में रो को किसी भी नंबर से, शर्त यह है कि वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा किसी भी नंबर से आप रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखें चीज़ों को, आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी ये सिर्फ आपने पॉइंट्स जो है ना वो लिख लेने हैं। तो फिर मैं ना, अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आपकी होगी वो होगी डिटर्मिनेंट को लेके, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे किसी भी चीज नंबर से तो बाहर आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में आप किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। जी, ये स्लाइड नंबर आपकी बन गई 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले डन लिया। सर। जी सर। ओके, अब लास्ट इसका ऑपरेशन रह गया, ऑपरेशन नंबर 3। अब आपके पास आता है पॉइंट नंबर 3, उसको आप बोलेंगे रो सम। किसी भी दो रो को आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का जो मतलब नेक्स्ट जो बनेगा ना मैट्रिक्स, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, कि किसी भी रो को आप किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्लाइड नंबर 4 है। और ये यार, ये ना अज़ानें हो रही हैं हमारे यहाँ, ये जुमा की। तो अभी ये सिर्फ मुझे 2-3 मिनट दें, ये अजान कंप्लीट हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। गुड।
मीन अगर इसको वैसे आप देखें लिटरेचर में, डेट इज कॉल्ड टिल्डा। ठीक है। बट यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर, इन मैट्रिक्स में इसका क्या मीनिंग है? इन मैट्रिक्स इसको क्या कहते हैं? रो इक्विवेलेंट। इस सिंबल का नाम क्या होगा? रो इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट। स्पेलिंग में नीचे लिख देता हूँ दोबारा इक्विवेलेंट की। ये आप पता चल गया ना इक्विवेलेंट होता है। अगेन अजान हो रही है।